महाकुंभ प्रयागराज भारत का एक ऐसा जगह जहां देश विदेश के करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हो और करोड़ों लोग एक दिन त्रिवेणी संगम में स्नान कर रहे हो। जहां पहुंचने के लिए 20 से 30 किलोमीटर लोग पैदल चल रहे हो। ट्रेनों और बसों में लोग खड़े खड़े कई दिनों तक सफर कर रहे हो। वहां मेरे लिए भी हैदराबाद से प्रयागराज पहुंचना और स्नान करना किसी चमत्कार से कम नहीं था। 45 दिन के इस महाकुंभ में 15-20 दिन बीत जाने के बाद मेरे मन में भी एक इच्छा जगी, अगर मुझे भी मौका मिला तो त्रिवेणी संगम में जरूर स्नान करूंगा। मैंने बहुत सारे दोस्तों से पूछा, लेकिन किसी ने तैयार नहीं हुआ। मैंने सोचा शायद इस बार का कुंभ मेरे नसीब में नहीं है। फिर कुछ दिनों बाद हिम्मत करके अकेले जाने का फैसला किया और तत्काल टिकट के लिए बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन खाली हाथ लौटना पड़ा। अब तो ऐसा लगने लगा था कि माँ गंगा, यमुना और सरस्वती जी का बुलावा अभी नहीं है। मैं अपनी सारी उम्मीदें छोड़कर डेली कामों में लग गया था। अचानक 24 फरवरी को मेरे मन में ख्याल आता है कि 26 फरवरी को महाकुंभ खत्म हो रहा है, क्या मैं अभी भी हैदराबाद से जा सकता हूँ? क्योंकि ये मौका फिर 12 साल बाद ही मिलेगा। उसी समय मैंने फ्लाइट और बस की टिकट देखी। फ्लाइट तो 25 से 30 हजार की थी। ऐसा लगा जैसे एयरलाइंस वाले भी कुंभ में चढ़ावा चढ़ा रहे हो। फिर मैंने बस की सीटें चेक की। बस की सीटें खाली थी, लेकिन हैदराबाद से नागपुर और नागपुर से प्रयागराज 2 जगह बस चेंज करना पड़ता। इतना लंबा सफर मेरे लिए बहुत ही ज्यादा कठिन था। फिर मैं ऐसे ही ट्रेन चेक कर रहा था, तभी मेरे साथ चमत्कार होता है। हैदराबाद से नागपुर के लिए संपर्क क्रांति ट्रेन में टिकट दिखी और नागपुर से रीवा के लिए भी कंफर्म टिकट दिखी। और मजे की बात यह है कि दोनों ट्रेनों के बीच 2 घंटे का अंतराल भी था, लेकिन ये अंतराल डरावना भी था, कहीं ट्रेन लेट हुई तो। लेकिन ये चमत्कार देख के मैंने दोनों ट्रेनों की टिकट जल्दी ही बुक कर ली। एक कहावत है ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है। शायद मेरी चाह थी, इसीलिए राह भी दिख रही थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था, रीवा जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहाँ से प्रयागराज की दूरी 150 किलोमीटर है, जो मैं कैसे तय करूंगा? खैर, इस सवाल का जवाब मैंने उस वक्त के लिए छोड़ दिया और कपड़े धोना शुरू कर दिया। कुछ कपड़े को पंखा से सुखाना शुरू किया और कुछ को जबरदस्ती आयरन करने लगा, क्योंकि रात के 1 बज गए थे और सुबह 8:15 बजे ट्रेन थी। मैं रात भर सोया नहीं। बैग पैक करके भगवान जी को पूजा करके रूम से 2 घंटे पहले निकल गया। हैदराबाद के कोंडापुर इलाके से काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन 22 किलोमीटर की दूरी मैंने बस और ऑटो से की। ट्रेन आते ही मैं अपने सीट पे जाकर सो गया, क्योंकि रात भर जगह जो था। शाम होते ही नागपुर जंक्शन पहुंच गया और ओवरब्रिज पार करते हुए मैं इतवारी स्टेशन, जो नागपुर का दूसरा स्टेशन है, उसके लिए ऑटो पकड़ लिया, क्योंकि मेरी नेक्स्ट ट्रेन वहीं से थी। रास्ते में नागपुर के पुराने घरों को देखते हुए मैं इतवारी स्टेशन पहुंच गया। यहाँ से मेरी ट्रेन 7 बजे थी। ट्रेन तो पहले से लगी हुई थी। मैं अपने सीट पे आने के बाद एक रेलवे ड्राइवर से मिलता हूँ, जिनकी सीट मेरे ऊपर वाली थी। वे अपने घर सतना जा रहे थे, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। उन्होंने सजेस्ट किया कि रीवा मत जाओ, उससे पहले सतना से मेला स्पेशल ट्रेन चलती है, उसी से चले जाना। उसके बाद मैं सो जाता हूँ। सुबह सतना जंक्शन उतरने के बाद मेला स्पेशल ट्रेन की भीड़ देख के मैं सोचने लगता हूँ कि करूँ तो करूँ क्या, लेकिन अपने मन को समझाता हूँ कि श्रद्धा की असली परीक्षा यही है। आज महाकुंभ का अंतिम दिन 26 फरवरी था और सुबह के 8 बज चुके थे। यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी तय करनी बाकी थी। अगर मैं इस भीड़ वाली ट्रेन में नहीं चढ़ा तो मेरा महाकुंभ का अमृत स्नान छूट भी सकता है, क्योंकि बाद में कब प्रयागराज के लिए ट्रेन आएगी इसका कोई फिक्स टाइम नहीं था। बस मैं जैसे तैसे ट्रेन में चढ़ जाता हूँ। यहाँ पे AC, स्लीपर और जनरल डब्बे, सबका हाल बेहाल था। इसी भीड़ में नागपुर से आए एक भक्त से दोस्ती हुई, जो स्नान के लिए प्रयागराज जा रहे थे। तो हम दोनों ने प्लान किया कि संगम पे मिलते हैं और साथ में स्नान करते हैं, और हमने एक दूसरे का नंबर भी शेयर किया। इस भीड़ में ट्रैवल करना बहुत ज्यादा मुश्किल था, लेकिन मैं खुश था, क्योंकि महाकुंभ में स्नान करने की इच्छा जो पूरी हो रही थी। यहाँ कुछ भाई लोग ट्रेन में इशारा भी कर रहे थे कि मेरा भी वीडियो शूट कर लो। मैंने उन लोगों की भी बात मान ली। फाइनली मैं प्रयागराज छिमकी जंक्शन पे पहुंच गया और दिन के 12 बज चुके थे। यहाँ भी एक भाई कैमरा देख के हाथ हिला रहे थे। यहाँ की भीड़ देख के लग रहा था कि लोगों में अपने धर्म के प्रति बहुत ज्यादा आस्था और श्रद्धा भक्ति है। इस भीड़ की लंबी लाइन तो कम होने का नाम भी नहीं ले रही थी। मेरे कॉलेज के दोस्त विशाल सिंह, जिनका घर प्रयागराज में ही है, वो मुझे लेने के लिए बाइक से आ गए थे। वे भी आज का अमृत स्नान मेरे साथ करने के लिए इंतजार ही कर रहे थे। दोपहर के 12 बज चुके थे। मेरे दोस्त ने बताया कि दोपहर 12 बजे से शाम 3 बजे तक का स्नान का शुभ समय नहीं है। फिर हम लोग उनके घर के लिए निकल गए। तभी आसमान में एक अद्भुत नजारा दिखाई दिया। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एयर शो दिखाया जा रहा था, क्योंकि आज महाकुंभ का अंतिम दिन था। दोस्त के घर पे 2 से 3 घंटे आराम करने के बाद 3 बजे स्नान के लिए त्रिवेणी संगम की ओर बाइक से निकल गए, और साथ में मेरे दोस्त के पड़ोसी अंकल भी थे। सामने बुलेट पे अंकल जी अपने पोते के साथ जा रहे थे। रास्ते में लोगों की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही थी। फाइनली हम लोग त्रिवेणी संगम के सोमेश्वर घाट पे पहुंच गए। मैंने ट्रेन में मिले नागपुर वाले दोस्त को कॉल किया तो पता चला वे संगम के दूसरे घाट पे पहुंच गए हैं। खैर, संगम के 5 किलोमीटर के एरिया में आप कहीं भी स्नान करते हो, सब पवित्र जगह है। सबसे खुशी की बात ये थी कि आज शिवरात्रि है और
फिर हम लोगों ने स्नान शुरू कर दिया। जैसे ही गंगा जल मेरे सिर से होकर गुजरा, ऐसा लगा मानो सारी थकान, चिंता और सफर की मुश्किलें खत्म हो गई। ये सिर्फ स्नान नहीं था, ये आत्मा का शुद्धिकरण भी था। तो उसके बाद मैंने पंडित जी से तिलक लगवाया, फूल और दीप जलाकर पूजा किया और माँ गंगा, यमुना और सरस्वती जी का आशीर्वाद लिया और साथ में मैंने गंगा जी का जल भी ले लिया। यहाँ घाट पे भी स्नान करने वाले लोगों की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही थी। संगम का नज़ारा कितना खूबसूरत है, आप लोग भी देख सकते हैं। हम लोग फिर बगल में ही सोमेश्वर मंदिर में पूजा करने के लिए निकल गए। यहाँ हमने भगवान शंकर जी की पूजा की और आशीर्वाद लिए। शाम हो गई थी और मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था, तो रास्ते में कुछ नाश्ते करते हुए अपने दोस्त के घर चला गया। अगले दिन फिर हम लोग संगम के दूसरे घाट जाने वाले हैं, तो फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में आप लोगों से। तब तक के लिए हर हर गंगे, हर हर महादेव।